आपको सांस लेने में परेशानी और सीने में तेज दर्द होगा। आपकी चखने और सूंघने की इंद्रियां काम नहीं करेंगी और आपकी सांसें ऐसी चल रही होंगी जैसे आप अभी अभी किसी 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़कर आए हों। ये लक्षण बताते हैं कि अब आपको अपने स्थानीय अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाने की जरूरत है। आपका इलाज कैसे होगा? आपको वेंटिलेटर पर कब रखा जाएगा? और कैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद भी कोरोना के एक भयानक केस के शिकार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हो जाएं। जल्दी करने से पहले अपने डॉक्टर को कॉल करें या अस्पताल जाकर अपने लक्षण बयान करें। आपको ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि यह भी हो सकता है कि आपके स्थानीय आपातकालीन विभाग में ज्यादा लोगों के लिए बेड की सुविधा ना हो और आपको दूसरे अस्पताल में ले जाए जाने की जरूरत हो सकती है। या हो सकता है कि आपके लक्षणों को इतना गंभीर ना समझा जाए कि उसके लिए अस्पताल की जरूरत हो। तो बेहतर यही होगा कि एक बार फोन पर जानकारी ले लें। लेकिन एक बार भर्ती होने पर नर्स आपकी कोरोना की जांच करेंगी। ज्यादातर मरीजों के खून के नमूने लेने के बाद उनकी कई जांचें की जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर आपके फेफड़ों की आवाज सुनेंगे और फिंगर मॉनिटर के जरिए ये देखेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपको कोविड-19 की गंभीर समस्या हो चुकी है तो शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगेगी। क्योंकि इससे आपके अहम अंगों को जानलेवा खतरे हो सकते हैं, इसलिए आपको 2 पतली नलियों के जरिए ऑक्सीजन दी जाएगी। ये नलियां या तो सीधी या मास्क के जरिए आपकी नाक तक जाती हैं। इसके बाद आपके सीने का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि डॉक्टरों को इसकी जानकारी मिल जाए कि आपके फेफड़ों के किन हिस्सों में जलन की समस्या है। एक सीटी स्कैन या कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसमें एक्सरे और कंप्यूटरों के जरिए बगैर किसी दर्द के आपके शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवि मिलती है। सीटी स्कैनर एक बड़ी चौकोर या गोल एक्सरे मशीन होती है जिसके बीचों बीच एक गोलाकार टनल होता है। यहाँ से डॉक्टर आपके सीने को देख पाते हैं। आपके सीटी स्कैन के दौरान आपको एक टेबल पर लिटाया जाता है। ये टेबल धीरे धीरे टनल से गुजरती है। गैंट्री नाम की एक बड़ी रिंग आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक ऐसी ट्यूब होती है जिससे एक्सरे किरणें निकलती हैं और एक डिटेक्टर जिससे शरीर में रेडिएशन का पता लगाया जाता है। गैंट्री के घूमने से ये किरणें अलग अलग एंगल से आपके शरीर की तस्वीरें लेती हैं। फिर ये सारी सूचना कंप्यूटर तक जाती है जहां आपके फेफड़ों के 3D मॉडल की तस्वीर तैयार होती है। इससे डॉक्टर आपके कोरोना संक्रमण की गंभीरता तय कर पाते हैं। जब आपके डॉक्टर के पास आपके कोरोना संक्रमण से जुड़ी सारी जानकारी आ जाती है, तब आगे का इलाज किस तरह से किया जाता है? कुछ मरीजों को एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। ये दवा सीधे कोरोना से नहीं लड़ती, लेकिन इस दिशा में कारगर हो सकती है कि आपके फेफड़ों में कोई दूसरा बैक्टीरियल संक्रमण ना हो। लेकिन चूंकि अभी खास तौर पर कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है, ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपके शरीर में रोगों से लड़ने वाले सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम पर होती है। ऐसे में आशा यही है कि आपका शरीर वायरस से लड़ पाए और ये कि ऑक्सीजन थेरेपी और देखभाल आपके लिए कारगर साबित हो। अगर सब कुछ सही दिशा में जाता है तो आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम धीरे धीरे वायरस को मार सकने जितने एंटीबायोटिक पैदा कर लेगा। लेकिन क्या हो अगर आपकी स्थिति और खराब होने लगे? ऐसे में हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत, बुखार, तेज सर दर्द और उल्टी आने जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। अगर खून में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा गिरने लगता है, तब डॉक्टर आपके इलाज में तेजी लाते हुए आपको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पर रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक मशीन आपके शरीर के तापमान के अनुसार साफ हवा को आपकी नाक में धकेल रही होगी। ऐसे में आपको 100% तक की कंसंट्रेशन में हर मिनट 60 लीटर जितनी ऑक्सीजन दी जा सकती है। हालांकि इसको लेकर एक चिंता ये भी है कि ऐसा करने से वायरस हवा में घुल सकता है और आसपास मौजूद मरीजों, कर्मचारियों या दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए कुछ अस्पतालों में नेगेटिव दबाव वाले कमरे होते हैं। ये अलग थलग बनाए गए ऐसे कमरे होते हैं जो एक खास तरह के वेंटिलेशन सिस्टम से लैस होते हैं। यहाँ की हवा उल्टे दबाव के चलते कमरे से बाहर नहीं जाती। इस हवा को यहाँ से एक फिल्टर सिस्टम के जरिए बाहर कर दिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि हर अस्पताल में ऐसे कमरों की सुविधा नहीं होती। अगर हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन का तरीका काम नहीं करता, तब डॉक्टर आपकी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखेंगे।
आपको आईवी के जरिए दवाइयां दी जाएंगी। मैकेनिकल वेंटिलेशन का पहला चरण एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है। आपके सोने के बाद आपके डॉक्टर लैरिंगोस्कोप नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। ये उपकरण एंडोट्रैकियल ट्यूब को उसकी सही जगह तक पहुंचाता है। डॉक्टर आपके सर को पीछे की ओर झुकाएंगे और लैरिंगोस्कोप को आपके मुंह के जरिए गले तक पहुंचाएंगे। यहाँ इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ये आपके दांतों के संपर्क में ना आए। आपके डॉक्टर इसके बाद धीरे धीरे आपके एपिग्लॉटिस को उठाएंगे। ये आपके लैरिंग्स की रक्षा करने वाला हिस्सा होता है। एक बार ये ट्यूब अपनी जगह पहुंच जाए, फिर डॉक्टर एक छोटा गुब्बारे जैसा आकार ट्यूब के इर्द गिर्द बना देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद वो लैरिंगोस्कोप को हटाएंगे और ट्यूब को आपके मुंह के कोने में चिपका देंगे। आपके डॉक्टर ये ध्यान रखेंगे कि ये ट्यूब ठीक तरह से आपकी सांस की नली के निचले हिस्से में लगी हुई हो। ये करने के लिए आपके फेफड़ों को एक खास बैग की मदद से फुलाया जाएगा और फेफड़ों की दोनों ओर से आने वाली सांस की आवाज को सुना जाएगा। अगर ट्यूब बहुत नीचे है तो दोनों फेफड़ों में एक समान हवा नहीं जाएगी। कुछ मामलों में ट्यूब की सही जगह सुनिश्चित करने के लिए इंट्यूबेशन के तुरंत बाद एक्सरे लिया जाता है। एक बार ये एंडोट्रैकियल ट्यूब अपनी सही जगह पर लग जाए, फिर आपके डॉक्टर इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर से जोड़ देंगे, जहां एक खास तौर से डिजाइन किया पंप होता है। इस पंप के जरिए आप ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा वाली हवा अपने फेफड़ों में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेंटिलेटर ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अब आप सो रहे हैं और एक मशीन आपकी सांसों का ख्याल रख रही है। इस पड़ाव पर आपके बच पाने की कितनी संभावना है? बदकिस्मती से यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इमर्जिंग पैंडेमिक थ्रेट प्रोग्राम के पूर्व हेड और संक्रमित बीमारियों के जानकार डॉक्टर डेनिस कैरल का मानना है कि वेंटिलेटर पर पहुंचे कुल कोरोना मरीजों में से केवल 1/3 ही जिंदा बचे रह पाते हैं। वेंटिलेटर का ज्यादा लंबे वक्त तक इस्तेमाल भी एक मरीज के लिए घातक साबित होता है। तो अगर आप इन हालातों में बचे रह जाते हैं, आपके लिए आगे का रास्ता अब और भी लंबा होने वाला है। इस बीमारी के फैलने के शुरुआती दिनों में कुछ अस्पतालों ने शुरुआती इलाज के दौरान ही मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा था। इसके पीछे की वजह यह भी थी कि ऐसे इलाज से वायरस को हवा में फैलने से रोका जा सकता है। अब जब शोध के लिए कोरोना के कई मामले हमारे सामने हैं, स्वास्थ्य जानकारों की कोशिश है कि वो अलग अलग तरह की सांस संबंधी दिक्कतों के लिए दिशा निर्देश जारी कर पाएं और ये बता पाएं कि किन मामलों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाना है। इनमें कुछ ऐसे निर्देश शामिल हैं, जैसे मरीज को पेट के बल लिटाना। इसे प्रोन पोजीशनिंग कहा जाता है। माना जा रहा है कि इससे फेफड़ों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद क्या वजह है कि ये वायरस कुछ लोगों में केवल एक छोटी सी बीमारी बनता है, लेकिन कुछ लोगों के स्वस्थ होने के बावजूद ये उनकी मौत की वजह तक बन जाता है? ऐसे मामलों के लिए ये कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान रोगों से लड़ने वाले सिस्टम के कमजोर होने से होता है, न कि खुद वायरस से। सीधे शब्दों में, जब आपके शरीर के किसी सेल को किसी बाहरी खतरे या वायरस का अंदेशा होता है, तो वो सबसे पहले खुद को खत्म कर लेता है। ऐसा इसलिए कि वो बाकी सेलों तक ये संक्रमण पहुंचने से रोक पाए और आपकी रक्षा कर सके। ऐसा इसलिए हो पाता है कि आपके इम्यून सिस्टम के सेल यानी मैक्रोफेजेस सिग्नल देने वाला एक छोटा प्रोटीन छोड़ते हैं जिसे साइटोकाइन कहा जाता है। इनमें से कई प्रोटीन सेल के मरने के पीछे की वजह होते हैं। जब कई सेलों में एक साथ ऐसा हो रहा होता है तो इससे टिश्यू का काफी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य जानकार इस प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। कोविड-19 होने पर नुकसान फेफड़ों के टिश्यू का होता है। इससे फेफड़ों की छोटी थैलियों की दीवारें एक तरह का तरल छोड़ने लगती हैं, जिससे निमोनिया होता है और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपके ज्यादातर सेल साइटोकाइन के बेरोक स्तर के चलते दम तोड़ने लगते हैं। ये आपके फेफड़ों का तब तक नुकसान करता है जब तक वो ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां से सुधार मुश्किल है। आपका शरीर अब खुद का ही नुकसान कर रहा होगा। साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना के गंभीर मामलों के मरीजों में एक आम बात हो चुके हैं और कई मामलों में लोगों की मौत के पीछे की वजह भी यही है। आप में ये साइटोकाइन स्टॉर्म होगा या नहीं, ये काफी हद तक आपके जीन्स पर भी निर्भर होता है। H1N1 फ्लू वायरस के मरीजों में ये पाया गया है कि जिनमें ये साइटोकाइन स्टॉर्म आया वो काफी हद तक जेनेटिक कारणों से था।
अब ये काफी हद तक संभव है कि बढ़ती उम्र के साथ ये जेनेटिक इम्यून विकार आप में भी विकसित हो जाएं। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि आपके जीन्स में पहले से ही कुछ ऐसा हो जिससे आप कोरोना वायरस से संक्रमित होकर तुरंत साइटोकाइन स्टॉर्म की समस्या से घिर जाएं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइटोकाइन स्टॉर्म की पूरी तस्वीर अभी हमारे सामने नहीं है और स्वास्थ्य समुदाय को इस बीमारी के सारे पड़ावों को समझने में अभी लंबा वक्त लगेगा। कई जानकारियों की दूसरे संस्थानों के जरिए पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरी बीमारियों में काम आने वाले ऐसे तरीकों पर शोध जारी है जो साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सकें और कोरोना से लड़ सकें। साथ ही नए तरीकों की खोज की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में ऐसी सैकड़ों दवाइयों पर खोज जारी है जो कोरोना से लड़ाई में काम आ सकती हैं। तो अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि इस सब के बाद भी बचे रह सकें, तब आपको वेंटिलेटर से छुट्टी मिल सकती है। आपको शायद बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, लेकिन अब आपको अस्पताल के आम वार्ड में रखा जाएगा। आप इस जगह तब तक रहेंगे जब तक आपके शरीर की ऑक्सीजन सुरक्षित लेवल तक नहीं आ जाती। इसके बाद आपको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आप घर जा सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के बीच वापसी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाने पर आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है,